हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर दीपक शुक्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स, गवर्नमेंट माता सबरी नवीन गर्ल्स कॉलेज बिलासपुर। मैं आप लोग के समक्ष अंकेक्षण विषय के प्रथम यूनिट का 6 वीडियो लेक्चर प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस आज का विषय है अंकेक्षण की तकनीक एवं अंकेक्षण कार्यक्रम। किसी भी विषय के कार्य को करने के लिए अच्छे से संपन्न करने के लिए उसके कुछ आधारभूत नियम होते हैं जिसे हम सिद्धांत के रूप में जानते हैं। ठीक उसी तरह से अंकेक्षण में भी अंकेक्षण कार्य के दौरान किए जाने वाले कार्यों के लिए एक मूलभूत नियम है और उस नियम को हम सिद्धांत के रूप में जानते हैं। सिद्धांत मूलभूत नियम को लागू करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रक्रिया एवं तकनीकों का हम उपयोग करते हैं। तो तकनीकों का जब उपयोग करते हैं तो उस तकनीक में उस नियम को किस तरह से फॉलो हो रहा है, सही ढंग से हम ऑडिट कर रहे हैं कि नहीं, हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा हो रहा है कि नहीं। तो इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि उस तकनीक को किसी भी कार्य को के सत्यापन शुद्धता प्राप्त करने के लिए, जांच करने के लिए हम किन किन प्रकार के तरीकों का उपयोग करते हैं, जिसको कि हम तकनीक के रूप में उसको हम मानते हैं, उस प्रक्रिया को, उस तरीके को। तो उस तकनीक को हम विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है वह है भौतिक परीक्षण एवं गणना। एक अंकेक्षक जब अंकेक्षण कार्य करता है तो उसका भौतिक परीक्षण जांच करता है। जो किसी संस्था की जो भौतिक मदें हैं, भौतिक वस्तुएं हैं, उनका भौतिक परीक्षण करना। भौतिक परीक्षण जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, गिन सकते हैं, जैसे भूमि, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, रोकड़। तो इस प्रकार की जो संपत्तियां होती हैं, इस प्रकार की जो मदें होती हैं, उसको अंकेक्षण जो है भौतिक रूप से परीक्षण करता है, देखता है, जांचता है और उसके आधार पर फिर वह उसकी गणना करके माने उसको जांच करता है। दूसरा हम देखते हैं पुष्टिकरण। किसी भी लेन देन को जो प्रमाणित करता है, तो किसी भी लेन देन को प्रमाणित करने वाले जो व्यवहार हैं, प्रमाणित करने वाले उसको प्रमाणित करने वाले जो पक्षकार हैं, उनसे हम उसके संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं। यदि हम किसी भी लेन देन की जांच करते हैं तो लेन देन की जांच करने के लिए हम संबंधित पक्षकारों से उसकी पूछताछ कर सकते हैं, पूछताछ करते हैं, संबंधित जानकारी एकत्र करते हैं और उसके आधार पर उसका हम मिलान करते हैं। तो इसको कहा जाता है पुष्टिकरण। आगे हम देखते हैं मूल प्रपत्रों की जांच। किसी भी व्यवहार, किसी भी मदों के बारे में उसको प्रमाणित करने के लिए जो हम मूल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के आधार पर उसको जांच करना, वेरीफाई करना। इसके अंतर्गत हम देखते हैं जैसे क्रय है, विक्रय है, रोकड़ है। अब इसको हमें जांच करना है तो क्रय को जांच करने के लिए जो भुगतान हम कर रहे हैं उसके जानकारी लेंगे। विक्रय है तो उसके लिए बीजक मूल्य, उसके जो बिल है उसके आधार पर देखेंगे। मजदूरी है तो मजदूरी के जो भुगतान कर रहे हैं, मजदूरी के जो रजिस्टर हैं, उसके आधार पर उसको हम वेरीफाई करना। तो इस तरह से जो मूल प्रमाण पत्र है, मूल जो डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट के आधार पर उसकी जांच करना, उसके डुप्लीकेट के आधार पर नहीं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के आधार पर। तो इसको हम इसके अंतर्गत शामिल करेंगे। अगला है पुनर्गणना, रीवैल्यूएशन, रीकाउंटिंग। कई बार ऐसा होता है कि कई मदों का जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के अंतर्गत कई मद ऐसे रहते हैं जिसको अंकेक्षक को एक बार पुनर्गणना करना चाहिए। तो पुनर्गणना करने का मतलब जैसे है कमीशन, डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट। तो इस प्रकार के मद यदि आ रहा है तो उसको हमें एक बार अंकेक्षक को पुनर्गणना करना चाहिए, एक बार वेरीफाई करना चाहिए कि हम कितना % डेप्रिसिएशन काट रहे हैं, कितना % कमीशन मिला है या कमीशन दे रहे हैं, या डिस्काउंट कितना % हुआ है। तो उसको हम कैलकुलेट करके उसका पुनर्गणना करना चाहिए। इसके अंतर्गत आगे हम देखते हैं पूछताछ। कई बार ऐसा होता है कि किसी भी व्यवहारों के बारे में सभी जानकारियां हैं, लेकिन उसके बाद भी यदि अंकेक्षक को किसी भी मदों पर डाउट है तो वह उसके बारे में और पूछताछ संबंधित पक्षकारों से कर सकते हैं, जिससे कि वे संतुष्ट हो जाएं अपने जांच में, अपने रिपोर्ट में। आगे हम देखते हैं सहायक लेखों की परीक्षण। सहायक लेखों की परीक्षण मूल लेखों के साथ ही साथ जो सहायक लेखा है उसकी हम जांच करते हैं। जैसे हमें केस बुक की जांच करना है तो केस बुक से संबंधित
जैसे क्रय लेखा है, क्रय पुस्तक है, विक्रय पुस्तक है, उसकी जांच करना। तो इस तरह से हम सहायक पुस्तकों का, रोकड़ पुस्तक है उसकी जांच करना, तो सहायक पुस्तकों की जांच करके फिर हम किसी भी लेखा की जांच को कंप्लीट करना। आगे हम देखते हैं अवलोकन। कई बार होता है कि हम कोई जांच हम कर रहे हैं, तो जांच कार्य करने के दौरान यदि किसी भी चीज़ों में हमें कोई डाउट है तो उसका अवलोकन हम करना चाहिए। अवलोकन उसका फिर वेरीफाई करना चाहिए अवलोकन के द्वारा, जिससे कि हमारा जो निष्कर्ष है, हमारा जो माने रिजल्ट आ रहा है वह सही होना चाहिए। आगे हम देखते हैं संबंधित सूचनाओं से संबंध, सहसंबंध। संबंधित सूचना, जिन मदों की हम जांच कर रहे हैं तो उन मदों को यदि हमें जांच करने के संबंध में उससे संबंधित अन्य पक्ष, अन्य मदों को भी जो कोरिलेटेड होता है, उस कोरिलेटेड मदों को भी वेरीफाई करना। जैसे हमें मजदूरों की जांच करना है, मजदूरी का कितना पेमेंट हुआ है, कितने मजदूर हैं, कितना पेमेंट हुआ है, कितना अमाउंट हुआ है, तो इसके बारे में हम उसको केस बुक में तो देख रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो उसको हम देख रहे हैं, लेकिन उसको हम वेरीफाई करने के लिए हम उसको सहसंबंध, उसका कोरिलेटेड जो मद है, जैसे मजदूरी के बारे में उसका कोरिलेटेड है मजदूरी की जो रजिस्टर है मजदूरों की, हम उस रजिस्टर से वेरीफाई कर सकते हैं कि जो पेमेंट हुआ है कितने दिन का हुआ है, कितनी उपस्थिति है, किस रेट से हुआ है, तो उसके आधार पर हम उस रजिस्टर से वेरीफाई कर सकते हैं, उसको कोरिलेटेड कर सकते हैं, क्रॉस चेकिंग कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं परीक्षण जांच। लेखा पुस्तकों में सभी लेखा पुस्तकों की जांच न करके जो महत्वपूर्ण लेखा पुस्तकें हैं उस महत्वपूर्ण व्यवहारों की हम जब जांच करते हैं तो उसको परीक्षण जांच करते हैं। यदि हम सभी लेखों की जांच नहीं कर रहे हैं लेकिन महत्वपूर्ण मदों की जांच कर रहे हैं तो एक प्रकार का परीक्षण जांच होता है। अब परीक्षण जांच में ये माना जाता है कि यदि महत्वपूर्ण लेखा पुस्तकें जांच की गई है या महत्वपूर्ण व्यवहार की जांच किए हैं, उसमें जो रिजल्ट आया है वही रिजल्ट को हम सभी व्यवहारों के लिए मानते हैं। उसके बाद है नैतिक जांच। नैतिक जांच के अंतर्गत हम देखते हैं कि यहाँ पर जो प्रारंभिक लेखा पुस्तकें हैं, उस प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में जो अकाउंटिंग प्रोसेस हुआ है उसको जांच करना, एंट्री करना, एंट्री से जर्नल लेजर करना, लेजर से बैलेंस तलपट करना, इस तरह से जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को प्रारंभिक स्थितियों में उस प्रकार के व्यवहारों की जो जांच हम करते हैं, परीक्षण जांच माने एक प्रकार का वो नैतिक जांच है, कैलकुलेशन से संबंधित, एंट्री से संबंधित, तो उसको हम कहेंगे नैतिक जांच। आगे हम देखते हैं गहन जांच। किसी भी यदि व्यवहारों का हमें गहन जांच करना है तो गहन जांच का मतलब ये होता है कि उस व्यवहार के प्रारंभिक से लेकर अंतिम प्रक्रिया तक पूरी प्रक्रिया को, जर्नल एंट्री से लेकर बैलेंस शीट तक की उस पूरी प्रक्रिया को यदि हम गहन रूप से बारीकी से जांच कर रहे हैं तो उसको हम गहन जांच के अंतर्गत शामिल करते हैं। फिर उसके बाद है प्रमाणन। हम कोई भी जांच करते हैं, कोई भी सत्यापन करते हैं किसी भी व्यवहारों को, किसी भी मदों को, तो उस जो सत्यापन करते हैं जिसको कि हम प्रमाणक बोलते हैं, उस प्रमाणक के भी जांच करना चाहिए कि प्रमाणक सही है कि नहीं, रिलेटेड है कि नहीं, उसी समय का है कि नहीं, उसी पीरियड का, उसी संस्था से संबंधित है कि नहीं, उसी अमाउंट का है कि नहीं। तो इस तरह से उस प्रमाणकों का, वाउचर का, प्रपत्रों का हमें जांच करना होता है, जिससे कि क्योंकि उसी के आधार पर हम व्यवहारों को या लेखों की जांच करते हैं। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि अंकेक्षण की तकनीक को यदि हम अंकेक्षण कार्य करते समय, प्रक्रिया करते समय हम इसको एक प्रकार के तकनीक के रूप में उपयोग करते हैं, उस तरीके के रूप में उपयोग करते हैं, यह भी अंकेक्षण के प्रक्रिया में इंक्लूडेड रहता है। आगे हम देखते हैं वह है अंकेक्षण प्रारंभ करने की पूर्व तैयारी। यदि हमें किसी भी संस्था की अंकेक्षण कार्य करना है, अंकेक्षण कार्यक्रम तैयार करना है, तो अंकेक्षण कार्यक्रम तैयार करने के लिए, अंकेक्षण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व हमें कुछ इस प्रकार की जानकारी तैयारी करने की जरूरत पड़ती है। वह दो प्रकार की स्थिति होती है। पहला है नवीन संस्था का अंकेक्षण। यदि हम किसी नवीन संस्था का अंकेक्षण कर रहे हैं, उसका पहले अंकेक्षण नहीं हुआ है, तो यदि हम पहले नई संस्था का अंकेक्षण कर रहे हैं तो हमें उसके संबंध में विशेष सावधानी रखना होता है अंकेक्षण कार्य करने के दौरान। तो इसलिए उसके पहले हमें यह जो तैयारी है ये करनी चाहिए, क्योंकि वह नवीन संस्था है, उसका हमें ऑडिट, पहली बार ऑडिट कार्य हो रहा है, तो हमें अधिक सतर्कता से वहाँ पर कार्य करना होता है। इसलिए हमें पहले की तैयारी को ध्यान रखना है। तो पहले है कार्य क्षेत्र का निर्धारण। एक अंकेक्षण का कार्य क्षेत्र क्या है? अंकेक्षण कार्य तैयार करने के लिए, प्रारंभ करने के पूर्व
हमें ये देखना चाहिए कि हमारा अंकेक्षण कार्यक्रम, ये अंकेक्षण का कार्य क्षेत्र किस प्रकार, किस सीमा तक है, किस प्रकार का है, इसको पहले से हमें निश्चित होना चाहिए। क्योंकि कार्य क्षेत्र का निर्धारण दो प्रकार का होता है। यदि कंपनी है तो कंपनी अधिनियम एक्ट के अनुसार होगा। यदि कंपनी नहीं है, कोई संस्था, अन्य संस्था है, तो हम संस्था और अंकेक्षण के बीच में जो अनुबंध हुआ है उस अनुबंध के आधार पर कार्य क्षेत्र निर्धारित करेंगे। यदि साझेदारी फर्म है तो साझेदारी संलेख के आधार पर होगा। तो इस तरह से हमें अंकेक्षक को पहले अपने कार्य क्षेत्र का निर्धारण करना चाहिए। आगे हम देखते हैं संस्था के स्वभाव का अध्ययन। संस्था किस स्वभाव का है, किस नेचर का है, इसको हमें पहले देखना चाहिए। क्योंकि हो सकता है वह संस्था लाभ कमाने वाली संस्था हो या धर्मार्थ ट्रस्ट काम करने वाली संस्था हो। तो जिस प्रकार की संस्था है उसके आधार पर हमें अपने ऑडिट कार्य को करना है। तो उसके नेचर को भी हमें पहले जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए, नेचर के बारे में। आगे हम देखते हैं लेखाकर्म की पद्धतियों का अध्ययन। जो संस्था का हम ऑडिट करने जा रहे हैं उनकी लेखाकर्म की क्या पद्धतियां हैं, किस प्रकार की पद्धतियों का वो उपयोग करते हैं। ऐसे ज्यादातर सभी डबल एंट्री सिस्टम के अनुसार करते हैं, लेकिन कई संस्थाएं सिंगल एंट्री सिस्टम है, बहीखाता महाजनी पद्धति है या अन्य कोई पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो हमें उसको भी देख लेना चाहिए कि जिस संस्था का हम ऑडिट करने जा रहे हैं उसमें लेखा पद्धति किस प्रकार का किया जाता है। लेखा पुस्तकों की सूची, वहां पर संस्था में जिसका ऑडिट करने जाएंगे उसकी लेखा पुस्तकों की सूची हमें प्राप्त कर लेनी चाहिए कि किस किस प्रकार की लेखा पुस्तकें तैयार की जाती है। उसके बारे में हमें डिटेल उसका विवरण जानकारी प्राप्त करना चाहिए। उसके बाद है तकनीकी जानकारी। तकनीकी जानकारी मतलब जिस संस्था की ऑडिट करना है आगे उसका टेक्निकल किस प्रकार की तकनीकी, किस प्रकार का नेचर है, उसके बारे में कार्य का स्वभाव क्या है, इसको हमें जानकारी प्राप्त पहले से करना चाहिए, जिसके आधार पर हम ऑडिट कार्य के कार्यक्रम तैयारी कर सकें। आगे हम देखते हैं अंकेक्षण का उद्देश्य। जो अंकेक्षण जिस संस्था का करने जा रहे हैं वह संस्था किस उद्देश्य से वह ऑडिट करा रहा है। यदि उसका उद्देश्य हमें मालूम हो जाए तो उसके आधार पर हम अपना प्लान करेंगे। तो उद्देश्य हो सकता है कि हम अंशों का मूल्यांकन के लिए ऑडिट करा रहे हैं, ख्याति का मूल्यांकन के लिए करा रहे हैं, या किसी माने लाभ हानि खाता बैलेंस शीट की सही स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए ऑडिट करा रहे हैं। तो जो उद्देश्य है उस उद्देश्य के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करके फिर उसकी बारे में हमें आगे जांच कार्य उसके हिसाब से शुरुआत करना चाहिए। आगे हम देखते हैं वह है संस्था के अधिकारियों के नाम, अधिकार और अधिकार की जानकारी। जो आज संस्था में ऑडिट करने जा रहे हैं उनके अधिकारी कर्मचारियों की लिस्ट प्राप्त कर लें, उनका नाम प्राप्त कर लें, वो कौन अधिकारी क्या काम करते हैं उस संस्था में, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लें, उनका सिग्नेचर का नमूना प्राप्त कर लें। क्योंकि आगे जाके हम जब डॉक्यूमेंट देखेंगे तो उसके आधार पर हमें पता चलेगा कि मिस्टर एक्स या वाई है तो उनका सिग्नेचर वहाँ पर है कि नहीं। तो इस तरह से उनके बारे में पहले से जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए। आगे हम देखते हैं कर्मचारियों के बीच में कार्य विवरण। जो संस्था के कर्मचारी हमें का लिस्ट मिला है उनके बीच में कार्य का विभाजन किस प्रकार का हुआ है। जो पुस्तपालन और लेखाकर्म के कार्य हैं उससे कौन कौन से व्यक्ति कर्मचारी मिलकर कार्य करते हैं, कौन कर्मचारी किस कार्य को करता है, इसके बारे में हमें पहले से जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए। आगे हम देखते हैं वह है कर्मचारी आंतरिक रोकड़ प्रणाली की जाँच। संस्था में आंतरिक रोकड़ प्रणाली की जाँच के लिए हमें देखना चाहिए कि संस्था में आंतरिक जो रोकड़ प्रणाली है वह किस प्रकार की है, किस प्रकार संचालित की जाती है, उसके बारे में हमें आवश्यक जानकारी प्राप्त करना चाहिए। फिर अंकेक्षण कार्यक्रम तैयार करना। उसके बाद हमें अंकेक्षण शुरू करना है तो उसके लिए फिर हमें अंकेक्षण कार्यक्रम तैयार करना चाहिए, जिसके आधार पर हम इस तरह से तैयारी करें जिससे कि हम संस्था का सही ढंग से ऑडिट कर सकें। उसके बाद है नियोक्ता को आवश्यक निर्देश देना। जिस संस्था में ऑडिट करने जा रहे हैं उनको हमें आवश्यक निर्देश दे देना चाहिए कि उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट संस्था के लेखा पुस्तकें टोटल हो जाना चाहिए, बैलेंस निकल जाना चाहिए, तलपट बनाए जाना चाहिए, बैलेंस शीट लाभ हानि खाता कंप्लीट कर लिए रहे, लेनदारों की सूची, देनदारों की सूची तैयार रखें, विनियोग यदि किया गया है तो उसकी सूची तैयार करें, अप्राप्त ऋण है तो अप्राप्त ऋण की सूची प्राप्त करें, संदिग्ध ऋण है तो उसकी सूची तैयार करें, संपत्तियों के बारे में उसकी सूची तैयार करें, अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, अप्राप्त आय,
तो इनके बारे में यदि उम्र है तो उनकी सूची तैयार करें। तो इस तरह से हमें ये देखना है कि जिस संस्था की ऑडिट करने जा रहे हैं उनसे संबंधित जो भी प्रपत्र, जो भी जानकारी हमें चाहिए, उनके नियोक्ता को हमें इस प्रकार के आवश्यक निर्देश देना चाहिए कि वे इस प्रकार की जो प्रारंभिक जितनी हम अभी सूची बताए हैं वह सूची वो तैयार रखें, अप टू डेट रखें, जिससे कि हम अपना ऑडिट कार्य जाएंगे तो बिना किसी बाधा के वो हम कर सकें। आगे हम देखते हैं अंकेक्षण कार्यक्रम। कोई भी संस्था का जब हम ऑडिट करने जाते हैं तो ऑडिट कार्य, हाँ, इसके बाद हम एक देख लेते हैं नवीन संस्था। यदि पुरानी संस्था है जिसमें ऑडिट हो चुका है पहले, उस संस्था का यदि हम ऑडिट करने जा रहे हैं तो वहाँ पर हमें देखना चाहिए कि लास्ट ईयर अंकेक्षण किस प्रकार का हुआ था, उसको ध्यान में रखते हुए हमें ऑडिट कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसी को हमें बेस बनाना है। लास्ट ईयर में जो ऑडिट हुआ है हमें एक देखना चाहिए कि किस प्रकार का ऑडिट हुआ है, किस प्रकार का उसका जांच हुआ है, किस प्रकार का उसका रिपोर्ट है, एक मोटे तौर पर। लेकिन हमें अपने हिसाब से करना है। तो यदि पुरानी संस्था है तो ऑडिट किए हुए लास्ट ईयर के रिपोर्ट के आधार पर भी हमें आगे कार्यक्रम बनाने में सहूलियत होगी। अब हम देखते हैं अंकेक्षण कार्यक्रम। किसी भी संस्था में अंकेक्षण कार्य शुरू करने के पहले हमें उसका एक कार्यक्रम तैयार करना चाहिए, जिसको कि हम अंकेक्षण कार्यक्रम कहते हैं। अंकेक्षण कार्यक्रम एक प्रकार का आगे जांच के दौरान किए जाने वाले हमारे कार्यक्रम का एक रूपरेखा है, संक्षिप्त रूपरेखा है। हम कार्यक्रम इसलिए तैयार करते हैं कि जिससे कि कोई भी मद ना छूटे, सभी मदों को हम प्रॉपर उस पर ध्यान दें और उसके आधार पर हम अपना कार्यक्रम प्लान करें, और उस प्लान को यदि हम लागू करेंगे तो फिर हमारा ऑडिट कार्य बहुत अच्छे से हो सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑडिट कार्यक्रम के अंतर्गत एक अंकेक्षक ये देखता है कि किस कर्मचारी को कौन सा कार्य दे रहे हैं, उस कार्य को वो कब तक पूरा करेगा, वह किस प्रकार से किस प्रक्रिया से करेगा और किस तरह से करेगा। तो इस तरह से उनके साथ जो कर्मचारी जाएंगे उस कर्मचारी के योग्यता और रुचि के आधार पर हम उनको कामों का वितरण कर देते हैं। यदि उनके कर्मचारी जो रुचि के अनुसार उनके योग्यता के हिसाब से काम देंगे तो वो काम को सही ढंग से करेंगे। तो इसलिए अंकेक्षण कार्यक्रम में ऑडिटर इस बात का ध्यान रखता है कि अंकेक्षण कार्यक्रम में उनके साथ जाने वाले कर्मचारियों के साथ और कार्यों के आधार पर हम उनके बीच में वितरण करना, हर कर्मचारियों को बताना कि उनको ये कार्य करना है, इस समय तक करना है, इस प्रक्रिया से करना है। तो उस तरह से हम पूरे कार्यक्रम का पूरे अंकेक्षण कार्य का एक पूरा संक्षिप्त रूपरेखा जो बनाते हैं, तैयार करते हैं, उसको हम अंकेक्षण कार्यक्रम या ऑडिट प्रोग्राम कहते हैं। तो एक ऑडिट प्रोग्राम में किन किन बातों का होना आवश्यक है जिससे कि हम अपना ऑडिट अच्छे से कर सकें, तो इसके लिए हमें ध्यान रखना होगा। तो उनकी विशेषताओं पर ध्यान देंगे कि एक ऑडिट कार्यक्रम बनाते समय हमें किन किन मदों पर विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, उनमें इस प्रकार की विशेषता होनी चाहिए जिससे कि हम ऑडिट कार्य अच्छे से कर सकें। पहला हम देखते हैं लिखित अंकेक्षण कार्यक्रम। ऐसा नहीं है कि चलो हम मौखिक रूप से बांट दिए, एक्स को ये करना है, वाई को वो करना है, जेड को ये करना है, ऐसा नहीं। उसका एक लिखित रूप से होना चाहिए, रिटर्न में होना चाहिए पूरी प्लानिंग जो है। तो पहला है कि अंकेक्षण कार्यक्रम लिखित हो। दूसरा है स्पष्ट, जो भी हम उसमें प्रोग्राम तय किए हैं, जो भी हम कार्यों का विभाजन किए हैं, जो भी हम रूपरेखा तय किए हैं, वह स्पष्ट रूप से होना चाहिए। लिखित तो है ही है, लिखित के साथ साथ वह स्पष्ट हो, उसको अच्छे से पढ़ा जा सके। उसके बाद है कार्य का विभाजन। हम उसमें कर्मचारियों के बीच में कार्यों का विभाजन करते हैं, समय के आधार पर करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कार्यों का विभाजन भी स्पष्ट रूप से हो कि ए को क्या करना है, बी को क्या करना है, कब कब किस व्यक्ति को काम कंप्लीट करना है। तो इस तरह से कार्यों का स्पष्ट विभाजन वहां पर कार्यक्रम में दिखना चाहिए। आगे हम देखते हैं लोचदार। कई बार होता है कि हम अभी प्रारंभिक तौर पे एक अनुमान के हिसाब से हम कार्यक्रम बनाते हैं, लेकिन वह कार्यक्रम आगे समय के आधार पर, स्थिति के आधार पर उसमें परिवर्तन हम कर सकें। इस प्रकार की स्थिति भी, इस प्रकार की उसमें गुण होना चाहिए, मतलब वो लोचदार हो, हम आवश्यकता अनुसार उस कार्यक्रम में परिवर्तन कर सकें। आगे हम देखते हैं कार्य क्षेत्र के आधार पर। जो कार्य क्षेत्र है उस कार्य क्षेत्र के आधार पर हम कार्यों का विभाजन करें, कार्य क्षेत्र के आधार पर हमारा प्लानिंग हो। तो इस तरह से हमें कार्यक्रम बनाते समय कार्य क्षेत्र के आधार पर बेस बनाकर हमें अंकेक्षण कार्यक्रम बनाना चाहिए। आगे देखते हैं उत्तरदायित्व का निर्धारण। हम उसमें उत्तरदायित्व का निर्धारण
भी वहाँ पर हमें देखना है कि किन किन व्यक्तियों का, किन किन कर्मचारियों को क्या क्या बांटे हैं, उनके क्या क्या लायबिलिटी है। उस लायबिलिटी के आधार पर उस उत्तरदायित्व का भी निर्धारण हम करते हैं, जिससे कि उसका कार्य, जिससे कि अंकेक्षण कार्य सही समय पर और सही ढंग से पूरा हो सके। आगे देखते हैं उद्देश्य, कि हमारा अंकेक्षण जो हम कार्यक्रम जो अंकेक्षण करने जा रहे हैं, उस अंकेक्षण के क्या उद्देश्य हैं। उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमें अंकेक्षण कार्यक्रम बनाना चाहिए, जिससे कि वह हमारा मूल उद्देश्य वहाँ पर ना साइड में हो जाए और साइड जो सहायक उद्देश्य है वह मूल उद्देश्य हो जाए। ऐसा ना हो कि हम उद्देश्य, जिस उद्देश्य से हम ऑडिट करने जा रहे हैं, जिस चीज़ को हमें वेरीफाई करना है, जिस उद्देश्य के लिए, तो उसको ध्यान में हमें रखते हुए हमें अंकेक्षण कार्यक्रम तय करना चाहिए। अंकेक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत जो हस्ताक्षर और तारीख और कार्य, तो उसमें अंकेक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत उसमें हस्ताक्षर क्लियर होना चाहिए, नाम होना चाहिए और तारीख होना चाहिए। तो इस तरह से हस्ताक्षर, तारीख और कार्य, इसमें स्पष्ट रूप से उसका उल्लेख होना चाहिए। आगे हम देखते हैं लेखाकर्म प्रणाली के आधार पर। हम लेखाकर्म प्रणाली के आधार पर हमारा अंकेक्षण कार्यक्रम होना चाहिए, कि जिस प्रकार के अंकेक्षण कार्यक्रम जो हमारे लेखाकर्म प्रणाली है, उस प्रणाली को ध्यान में रखते हुए हमारा ऑडिट प्रोग्राम तय होना चाहिए। और उसके बाद है सर्वोत्तम प्रमाणकों के आधार पर जो भी हम जांच करें, जो भी हम कार्यों का विभाजन के आधार पर उसका रिपोर्ट लें, उसमें हमें सही सर्वोत्तम प्रमाणकों का मतलब है कि मूल प्रमाणकों के आधार पर हमें वेरीफाई करना है, उसके आधार पर जांच करना है। तो हमें उस बात को भी कार्यक्रम में उसका उल्लेख होना चाहिए कि जो भी हम जांच करेंगे वह सर्वोत्तम प्रमाणकों के आधार पर, मतलब मूल प्रमाणकों के आधार पर हमारा सत्यापन और जांच कार्य होगा। और उसके बाद है पुनर्जांच, जो भी कार्य हुआ है उस कार्य का फिर से दोबारा उसका रीचेकिंग करना अलग अलग स्टेप में, जिससे कि हमारा रीचेकिंग इसलिए किया जाता है कि जिससे कि कोई भी काम, कोई भी चीज वहां पर ना छूटे। तो यहाँ पर अंकेक्षण कार्यक्रम बनाते समय इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि जो कार्यक्रम बना है उस कार्यक्रम में उसको हम फिर से वेरीफाई करें, फिर से जांच करें कि उसमें किसी भी चीज़ का कोई चीज़ छूटा तो नहीं है, जिससे कि हमारा अंकेक्षण कार्यक्रम बहुत इफेक्टिव बने, जिसके आधार पर हमारा ऑडिट जो है बहुत सर्वोत्तम रूप से हो, जिस उद्देश्य के लिए जा रहे हैं वह उद्देश्य पूरा हो और सही ढंग से हमारा ऑडिट कार्य सही समय पर, निर्धारित समय पर वह पूरा हो, उसमें किसी भी प्रकार का कोई चीज़ ना छूटे, कोई चीज़ ना माने डबल हो। इस बात को हमें ध्यान रखते हुए हमें अंकेक्षण कार्यक्रम तैयार करना चाहिए, जिसके आधार पर हम ऑडिट कार्य को बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के निर्धारित समय पर अच्छे से पूरा कर सकें। थैंक यू।